फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। और आप अच्छी तरह जानते हो कि फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है। ओके, 12 से लेकर 35 तक। तो हमने आर्टिकल 13 में क्या पढ़ाया था? तो आर्टिकल 13 में हमने क्या बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर लॉज, यानी कि हमने बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर लॉज, यानी कि अन्य विधियों से फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण, मौलिक अधिकारों को संरक्षण, ये हमने कल इसके रिगार्डिंग बोला था। हालांकि कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि आर्टिकल 13 को लेकर जो एंड में न्यायपालिका और विधायिका का जो कॉन्क्लूजन निकला, वो कॉन्क्लूजन ये निकला था कि भाई संसद को संशोधन का अधिकार है, लेकिन संसद का जो अमेंडमेंट का अधिकार होगा वो अपने आप में सीमित होगा। क्या होगा? लिमिटेड होगा। और उसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया कि जो न्यायपालिका है, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, उसके पास जो न्यायिक समीक्षा का, जुडिशल रिव्यू का जो अधिकार होगा, ये जुडिशल रिव्यू का जो अधिकार होगा वो भी अपने आप में क्या होगा? लिमिटेड होगा, यानी कि सीमित होगा। तो यहाँ संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। सीमित करने का मतलब लिमिटेड हो गया, और न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हो गया? जुडिशल रिव्यू, और सीमित करने का मतलब हो गया लिमिटेड। कुल मिलाकर आर्टिकल 13 ये कंक्लूजन में देता है कि भाई हमारी संसद के पास संशोधन का बेशक अधिकार है, लेकिन संशोधन का अधिकार वो अनलिमिटेड यानी कि असीमित नहीं है, वो सीमित है। क्योंकि आधारभूत ढांचे का यहाँ सिद्धांत दे दिया गया, और जिसमें ये बोला गया कि संसद को संशोधन करने का तो अधिकार है हमारे संविधान में, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे यहाँ पर हम न्यायपालिका जुडिशरी को देखें तो जुडिशरी के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार तो है, लेकिन ऐसे हमारे संविधान में ऐसे कई पॉइंट हैं कि जहाँ पर जुडिशरी को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 9वीं अनुसूची, क्योंकि हमने पहले संविधान संशोधन के थ्रू 31A और 31B को ला दिया गया। खैर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर इस आर्टिकल 13 को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें जो है इसके सारे आर्टिकल समझने होंगे। तो आर्टिकल 13 का हमें पहला पॉइंट समझना है, आर्टिकल 13 का हमें सेकंड पॉइंट समझना है, और आर्टिकल 13 का हमें थर्ड पॉइंट, और आर्टिकल 13 का हमें 4 पॉइंट समझना है। देखिए, आर्टिकल 13 का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, यानी कि संविधान पूर्व विधियों की बात करता है। संविधान पूर्व विधियों की बात करता है। अभी मैं इसको बताऊंगा, बेशक आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ये कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। ये कहता है संविधान पश्चात विधियों की बात करता है। संविधान पश्चात विधि या संविधान पश्चात विधियां। यहां पर आर्टिकल 13 का जो थर्ड पॉइंट है वो डेफिनेशन ऑफ क्या बताएगा? लॉ बताएगा। ये डेफिनेशन ऑफ लॉ की बात करता है। डेफिनेशन ऑफ लॉ यानी कि विधि की परिभाषा क्या है, और इसको लेकर भी केस आना शुरू हुआ, विधि की परिभाषा। और आर्टिकल 13 का जो 4 पॉइंट है, हालांकि बाद में जोड़ा गया, एक 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, और इसमें यह जोड़ दिया गया कि आर्टिकल 13 की कोई बात या कोई भी मैटर है आर्टिकल 13 में जो लिखा है वो आर्टिकल 368 में क्या है? संशोधन है, संविधान संशोधन जिसको हम कहते हैं। संविधान संशोधन 368 पर लागू नहीं होगा।
तो पहले तो आप ये चारों आर्टिकल्स को लिख लो, फिर हम एक एक करके समझाते हैं कि इन पॉइंटों का मतलब क्या है। देखिए कॉन्क्लूजन तो मैंने आपको बता दिया। जब हम आर्टिकल 13 को पूरा कंप्लीट जब हम कर लेंगे तो कॉन्क्लूजन यही निकल के आएगा जो सामने है। क्योंकि आर्टिकल 13 को अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं आर्टिकल 368 के आर्टिकल 368 के साथ भी पढ़ते हैं। ये पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 13 और 368 का क्या संबंध है ये इसको भी बताता है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 13 और 368 के जब संबंधों को यहाँ पर देखेंगे तो कंक्लूजन एंड में यही निकल के आएगा कि भाई संसद के पास संशोधन की पावर तो है, लेकिन वो संशोधन की पावर भी सीमित है, और न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, लेकिन वो भी अपने आप में लिमिटेड है। ठीक है, कंक्लूजन यही है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो द्वंद्व रहा उसको लेकर, यानी कि जो मतभेद रहे उसको लेकर हमारी न्यायपालिका में और हमारे संविधान संशोधन को लेकर क्या क्या मतभेद बने, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में केस आए और उन केसों का क्या मतलब है, अब इस क्लास में आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आपका पॉलिटी का मेंस का बैच कब आएगा? तो पॉलिटी का मेंस का बैच तो मेरा एक चल रहा है, अगर आप लेना चाहो तो उसमें ले सकती हो। ठीक है, ये इतना आप लोगों ने लिख लिया। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये आर्टिकल 13 कहता क्या है। जब हम इसको पढ़ते हैं ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर लॉज, यानी कि अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों को संरक्षण, यानी कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण कैसे मिल रहा है यहां पर अन्य विधियों से। तो आर्टिकल 13 ओवरऑल ये कहता है कि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता या मौलिक अधिकारों को सीमित या लिमिटेड नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम सार देखें फंडामेंटल राइट का, अगर हम आर्टिकल 13 को पढ़ के देखें तो पहले इसका मतलब यही था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और अगर कोई विधि या कोई लॉ मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन करता है तो उस विधि का वो पॉइंट जो हमारे फंडामेंटल राइट में बदलाव कर रहे हैं वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो अपने आप ही शून्य माने जाएंगे, ऐसा आर्टिकल 13 कहता था। समझे कि नहीं समझे? यानी कि आर्टिकल 13 क्या कहता था? आर्टिकल 13 का कहना यह था कि फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, और यही कारण था कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात यहां पर कह दी गई। और अगर कोई लॉ हमारे फंडामेंटल राइट में अगर कोई परिवर्तन करता भी है तो वो लॉ या वो विधि अपने आप ही नल एंड वॉइड उस सीमा तक मानी जाएगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करता है। समझे इस बात को? तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब इसी को लेकर हमारे कोर्ट में जो है केस चलने शुरू हुए थे। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या कहता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कहता है कि अगर संविधान के बनने से पहले कोई विधि है, कोई लॉ है, और वो हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करती है तो वो लॉ या वो विधि अपने आप शून्य नल एंड वॉइड मानी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 13 का पहला पॉइंट कहता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या है? वो ये क्या कहता है कि संविधान बनने के पश्चात अगर कोई लॉ या कोई विधि हमारे मौलिक अधिकारों में, हमारे फंडामेंटल राइट में कोई परिवर्तन करता है या फंडामेंटल राइट को सीमित करता है तो वो विधि अपने आप ही नल एंड वॉइड यानी कि शून्य मानी जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर हम जो बार बार कह रहे हैं कि विधि की क्या परिभाषा है, विधि बार बार हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन दी है कि विधि का क्या मतलब है। फिर आर्टिकल 13 का जो 4 पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे की बात है, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो इसमें आगे समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं विस्तार के साथ। 13 का 1 पॉइंट देखिए, ये जो आर्टिकल 13 का 1 पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। बच्चों देखो ध्यान से पढ़ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, क्लास बड़ी रोचक होने वाली है,
लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बच्चा कई बार बोर भी हो जाता है। कुछ चीज़ें या कुछ बातें ऐसी आती हैं, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि जो दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करना शुरू कर देता है। तो आपको अपनी जो है अपने मस्तिष्क के या अपनी खोपड़ी के सारे तार खोलने पड़ेंगे, समझे कि नहीं समझे, और पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि समझ में ये पॉइंट नहीं आते हैं। तो इसलिए जो मैं बार बार बातें कह रहा हूँ या बार बार जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनने का प्रयास करिए। अगर इधर उधर गए तो टॉपिक पूरा का पूरा गायब हो जाएगा आपका और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा का पूरा क्लास में कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने अभी बताया, संविधान के पश्चात अगर कोई, यानी कि संविधान से पूर्व की विधि, संविधान पूर्व विधि, इसका मतलब है संविधान पूर्व विधि की बात की गई है। और मैंने इसका क्या मतलब बताया है कि संविधान के बनने से पहले अगर कोई लॉ है ऐसा जो हमारे फंडामेंटल राइट को सीमित करता है या उसमें परिवर्तन करता है, तो वो विधि अपने आप क्या होगी, वो लॉ उस मात्रा तक जो परिवर्तन कर रहा है वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के केस आए और कई तरह के सिद्धांत भी आए। जैसे यहां पर ही अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में यहां पर 3 तरह के सिद्धांत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए। वो 3 तरह के सिद्धांत कौन से हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेबबिलिटी का सिद्धांत है, पृथक्करणता का सिद्धांत है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत है, या डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ, एक सिद्धांत आया यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेबबिलिटी का सिद्धांत, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पृथक्करणिता का सिद्धांत। एक आया डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। और एक आया बच्चों, सॉरी, हालांकि आप लोग जो है बच्चे, मैं बड़े प्यार से कहता हूं बच्चे, क्योंकि हमेशा बच्चे ही ऐसा लगता है कि आप बच्चे हो, लेकिन आप बच्चे नहीं हो, आप आने वाले टाइम के ऑफिसर्स हो। लेकिन फिर भी जब ये चीजें निकलती हैं तो बड़े प्यार से निकलती हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स और एक डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का मतलब क्या होता है, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। हालांकि इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ये, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डॉक्ट्रिन के सिद्धांत दिए, लेकिन इनको लेकर अलग अलग केस आए। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर ए गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस आया, इसको लेकर यहां पर एक केस तो आया था ए गोपालन केस, ए गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस आया था, स्टेट ऑफ मद्रास केस आया था। एक दूसरा केस भी आया जिसको थापर केस कहते हैं, यानी कि रोमेश थापर केस आया था, इसको हम रोमेश थापर केस भी कह देते हैं, रोमेश थापर केस आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स को अगर हम देखें तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में केस आया, जिसका मतलब ये था कि स्टेट ऑफ गुजरात अंबिका मिल्स, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस, यानी कि अंबिका केस आया था, इसको लिखेंगे अंबिका केस। हालांकि केस तो और भी आए थे, लेकिन मैं एक एक केस ही खासकर लिखवाने का कोशिश कर रहा हूं। एक था बासेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स केस, अधित्याग के सिद्धांत को लेकर आया बासेश्वर, यानी कि बासेश्वर,
यहां पर इसको लिखेंगे बासेश्वर वर्सेस इनकम टैक्स केस, यानी कि इनकम टैक्स कमिश्नर केस। आप देखो ध्यान से सुनना, यह आपने लिख लिया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लेकर ए गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस आया, इसी को लेकर रोमेश थापर केस था। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स को लेकर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका केस, और डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर को लेकर वासेश्वर वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर केस आया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों में अपना डिसीजन क्या दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लेकर। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बताया कि जैसे मान लीजिए कोई लॉ है, कोई भी कानून है, तो आप जानते हो किसी भी कानून के अंदर क्या होता है, सेक्शन होते हैं, धाराएं होती हैं। अब हम यही तो कहते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन, हमने माना कि ये सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, इस तरीके से सेक्शन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आईपीसी अपने आप में एक कानून है जिसको इंडियन पेनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। इस कानून में 23 तो अध्याय हैं, और अगर हम सेक्शन की बात करें तो इसमें सेक्शन कितने, 511 सेक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर कानून, हमारे देश में हजारों कानून है, हर कानून सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा संविधान भागों में विभाजित है, भागों को अनुच्छेद में विभाजित किया गया है, ऐसी हर कानून को अध्याय, चैप्टर में विभाजित किया गया और चैप्टर को सेक्शन यानी कि धाराओं में विभाजित कर दिया गया। मान लीजिए कि इस कानून की, कोई भी कानून है, इस कानून की ये सेकंड और थर्ड जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 13 के 1 पॉइंट को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये आर्टिकल, यानी कि कहने का मतलब है कि संविधान से पहले की कोई विधि है और उस विधि की धारा सेकंड और थर्ड हमारे आर्टिकल 13 के 1 को प्रभावित कर रहा है, तो ये जो इस कानून का जो सेक्शन सेकंड और थर्ड है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही नल एंड वॉइड माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि हमने पूरे कानून को हम रद्द नहीं करेंगे, उस कानून की जो धाराएं हमारे मौलिक अधिकारों को जो प्रभावित कर रही हैं, ओनली वही धाराएं क्या होंगी, नल एंड वॉइड मानी जाएंगी। इसी को हमने क्या कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत कह दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि अगर हम सेकंड और थर्ड धारा को हटा देते हैं इस कानून की, और इस कानून का ही अस्तित्व खतरे में हो जाए, इस कानून का ही फिर कोई मतलब ना रहे, तो फिर हम पूरे के पूरे कानून को क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे। इसी को हम पृथक्करणिता का सिद्धांत कहते हैं। समझे? शॉर्ट वे में अगर मैं समझाऊं, संविधान से पूर्व अगर कोई ऐसी विधि है जो हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करती है, अगर उस विधि के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे आर्टिकल 13 को प्रभावित, मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं, तो वही सेक्शन हटा दिए जाएंगे। उसी को हम शक्तियों का, इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। लेकिन उन सेक्शन को हटाने से पूरा का पूरा जो कानून है वो पूरा अस्तित्वहीन हो जाता है, उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हम पूरे के पूरे कानून को ही क्या है, नल एंड वॉइड मानेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस ए गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में कहा, और साथ में रोमेश थापर केस में भी ये बात कही। लेकिन बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। ये क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका केस में क्या कहा? इस केस में कहा, इलिप्स का मतलब होता आच्छादन, आच्छादन का मतलब होता ढक जाना। कहने का मतलब है कि किसी कानून का अपना कोई अस्तित्व है और उसको हम यूज ना करें तो वो अपने आप ही ढक जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही अस्तित्वहीन हो जाएगा। मतलब हम उसको खत्म नहीं करते, लेकिन हम उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे,
तो इसका मतलब उस कानून का फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो कानून अपने आप ढक गया। लेकिन भविष्य में अगर उसको हम कभी भी प्रयोग करेंगे तो वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, जैसे आप ये मान के चलो 124वां संविधान संशोधन, अभी आपने 104वां संविधान संशोधन किया और ये 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ और ये आर्टिकल किससे संबंधित है? आर्टिकल 334 से संबंधित है। आप इसके विषय में सब कुछ जानते होंगे। भाई 104वां संविधान संशोधन क्या है? आर्टिकल 334 में लिखा है कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है, यहां पर SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता सीटों के रूप में। क्या दिया जाता? आरक्षण। और ये आरक्षण हर 10 साल में बढ़ाया जाता है और उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। और ये आरक्षण 2020 से अब 2030 के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। साथ में इसमें यह भी है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में LS का मतलब लोकसभा, LA का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें यह भी दिया हुआ है कि यहां पर जो आंग्ल भारतीय होते हैं उन आंग्ल भारतीयों का भी रिजर्वेशन होता है। और जैसे जैसे आपने देखा होगा कि SC ST का रिजर्वेशन बढ़ता है 10 साल के लिए, तो आंग्ल भारतीयों का भी रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता है। हालांकि आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन कोई बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन की बात बोली गई कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये लगता है कि इनका सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो आरक्षण दे भी सकता है, यानी कि नहीं है तो तभी आरक्षण देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो ये कोई बाध्यकारी पहले भी नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति करता था और विधानसभा में 1 राज्यपाल करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस अमेंडमेंट के थ्रू ये लोकसभा और राज्य की विधानसभा में SC ST का आरक्षण तो बढ़ा दिया 10 साल के लिए, लेकिन लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय का रिजर्वेशन जो बढ़ता था, क्योंकि 2020 में खत्म हो रहा था, तो अब 2030 के लिए इसको आगे बढ़ा देते, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। क्या नहीं किया? नहीं बढ़ाया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब इसको नहीं बढ़ाया गया, इसका मतलब इसको एक्टिव ही नहीं किया। और जब एक्टिव नहीं किया गया तो ये अपने आप ही क्या हो गया? ये इलिप्स हो गया कि नहीं हुआ? अपने आप ही आच्छादित हो गया। हालांकि सरकार ने इसको क्यों खत्म किया, आंग्ल भारतीय को खत्म क्यों कर दिया? क्योंकि इसका इतिहास है अपने आप में, और इतिहास आप जानते हो कि शुरुआती दौर में हमारे देश में जो आंग्ल भारतीय, जो एंग्लो इंडियन होते थे, वो लगभग 20 लाख के आसपास की आबादी थी जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान बना। क्योंकि ये यूरोपियन देशों में से किसी एक देश के होते थे, अंग्रेज हो, डच हो, डेनिश या जो भी है, जो हमारे देश में रह भी रहे थे। दूसरी बात, इनका डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस होना चाहिए। और तीसरी, भारत की नागरिकता ले चुके हों, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो एंग्लो इंडियन में काउंट हो जाते हैं। इसकी परिभाषा आर्टिकल, जब आप 366 को देखोगे तो आर्टिकल 366 का जो 366 का जो सेकंड पॉइंट है वो इसकी डेफिनेशन को भी बताता है। लेकिन अब ये बात आई कि भाई सरकार ने इसका रिजर्वेशन आगे क्यों नहीं बढ़ाया, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये था कि अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। लगभग आप ये मान के चलो कि 2.5 से 3 लाख आबादी पूरे देश में है इनकी। तो देन सरकार ने ये सोचा कि भाई अब कोई इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन तो इनका है नहीं, तो क्यों ना अब इनका रिजर्वेशन हम आगे ना बढ़ाएं। और देन यही कारण था कि एंग्लो इंडियन का जो हर 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ता था, वो इन्होंने इस बार 2020 के बाद 2030 नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको एक्टिव ही नहीं किया तो ये अपने आप ही क्या आच्छादित हो गया, इलिप्स हो गया। लेकिन मान लो, हम तो ये मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए कि कल को भारत सरकार को ये लगने लगे कि नहीं जी, हम एंग्लो इंडियन जो है हम इनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, और इसको फिर से अगर वो एक्टिव कर दे कि भाई हमने 10 साल के लिए अब इनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जिनका हम प्रयोग नहीं करते हैं तो वो अपने आप ही आच्छादित या ढक जाते हैं, अपने आप ही वो आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन जब हम उनका प्रयोग करने लगते हैं तो वो अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहते हैं। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का सिद्धांत किसने दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया, और वो केस कौन सा था? ये आपका केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका केस में। लेकिन अब बात आती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर क्या होता है, अधित्याग का सिद्धांत। देखिए, फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में कहा कि फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं किया जा सकता, जबकि अमेरिका में क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट त्यागे जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि फंडामेंटल राइट को त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका की सिचुएशन अलग है और इंडिया की सिचुएशन अलग है। वहां वो एक अपने आप में डेवलपमेंट कंट्री है, हमारी एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इसलिए भारत में कोई अगर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्यागना भी चाहे तो वो नहीं त्याग सकता, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। और वो केस का नाम क्या था? वो था बासिश्वर वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर केस। तो आई थिंक ये आर्टिकल 13 को लेकर 3 सिद्धांत आए, और वो तीनों सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का नियम क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का नियम क्या है, और डॉक्ट्रिन ऑफ जो आपका इलिप्स का नियम क्या है। यहां से किसी बच्चे का कोई डाउट है तो देन आप क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो। हालांकि मेंस में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आर्टिकल 13 के पहले पॉइंट को लेकर ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? लेकिन अब बात आती है आर्टिकल 13 को लेकर। किसको लेकर आती है बात? आर्टिकल 13 को लेकर। अब 13 के सेकंड पॉइंट को लेकर आर्टिकल 13 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? यह कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। अगर हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें, यानी कि संविधान पश्चात विधियों की बात करें, तो इसी को लेकर वाद विवाद शुरू होता है। संविधान पश्चात विधियां, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस तो यहीं से बनने शुरू हुए। संविधान पश्चात विधियों का क्या मतलब है? यहां पर बोला गया कि संविधान के बनने के बाद अगर कोई ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करती है, या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को सीमित करती है, तो देन वो जो विधि है वो शून्य मानी जाएगी। इसका मतलब क्या? शून्य कौन करेगा? उसको न्यायपालिका करेगी। तो यहीं पर बात उठ जाती है कि ये जो न्यायपालिका के पास, जुडिशरी के पास जो ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहां से आ गया? जुडिशरी के पास जो ये न्यायिक समीक्षा है, ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहां से आ गया, जिसको हम जुडिशल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशल रिव्यू। ये अधिकार यहीं से तो आया। तो यानी कि जुडिशल रिव्यू का अधिकार अगर देखा जाए तो हमारे संविधान का आर्टिकल 13 का सेकंड पॉइंट इसको देता है। आर्टिकल जो हमारा 32 है और आर्टिकल 226, ये तीनों के तीनों जुडिशल रिव्यू का अधिकार जुडिशरी को दे देते हैं। हालांकि देखा जाए तो आर्टिकल 32 भी न्यायिक समीक्षा की बात करता है, आर्टिकल 226 भी न्यायिक समीक्षा की बात करता है, और आर्टिकल 13 भी करता है। लेकिन ज्यादा स्पष्टीकरण जो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है स्पष्टीकरण के साथ, वो आर्टिकल 13 ही करता है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा कह रहा है। और आर्टिकल 13 में भी जो सेकंड पॉइंट है वो न्यायिक समीक्षा की बात करता है, जुडिशल रिव्यू। अब जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, उनकी जो शक्तियां होती हैं, उनकी संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा जुडिशल रिव्यू कहलाता है। यानी कि न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि अगर कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश देती है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, या विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है जो लेजिस्लेचर कहते हैं कि जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो देन न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा के रूप में यह अधिकार है कि उसको वो चुनौती दे सकती है, कोर्ट उनको कैंसिल कर सकता है। यानी कि टू एग्जामिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इसका मतलब कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों की संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा जुडिशल रिव्यू कहलाता है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है, संसद ने कोई कानून बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल कर सकता है और उसको क्या हाई कोर्ट भी कैंसिल करने का अधिकार रखता है। राइट? खैर,
यहीं पर इसी बात को लेकर मुद्दा सबसे बड़ा फंसता है। लेकिन इन केस को अभी हम बताएंगे क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे और समझ लें कि आर्टिकल 13 का जो थर्ड पॉइंट है, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देख लें। ये क्या कहता है? आर्टिकल 13 का जो थर्ड पॉइंट है वो डेफिनेशन ऑफ लॉ की बात करता है। डेफिनेशन ऑफ लॉ की बात करता है कि डेफिनेशन ऑफ लॉज यानी कि विधि की परिभाषा क्या है। अब हमारे संविधान में जो विधि की परिभाषा जो काउंट की गई है वो क्या की गई है? विधि की परिभाषा में बोला गया है कि कोई भी ऑर्डिनेंस हो। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, ठीक है, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा लाया जाता है। ऑर्डिनेंस के अलावा अगर हम देखें तो जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्डिनेंस है या कोई भी रूल या रेगुलेशन है, कोई भी रूल है, कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी बाय लॉ है, कोई भी नोटिफिकेशन है या कोई भी ऑर्डर है। रूल का मतलब नियम हो गया, रेगुलेशन का मतलब विनियमन हो गया, बायलॉज का मतलब क्या हो गया? उपविधि हो गया, नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना हो गया, और ऑर्डर का मतलब कोई आदेश हो गया। या इसके अलावा जो जैसे कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ आदेश, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई कस्टम्स है या यूजेस है, कोई कस्टम या यूजेस भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यूजेस भी। यानी कि हम कह सकते हैं कोई रूढ़ी है, कोई परंपरा है, यानी कि कहने का मतलब है रूढ़ियां हैं या कोई प्रथाएं हैं, ये भी चीजें हैं। हालांकि इसके अंतर्गत देखा जाए तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, ये भी इसके दायरे में आ जाएगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अधीनस्थ जो विधायन है क्या इसके अंतर्गत आएगा? तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। हालांकि ये संविधान में लिखा नहीं है, ये वाला पॉइंट है नहीं ये संविधान में, लेकिन बट ये आएगा। अब बात यहां पर आती है, या अन्य एक चीज आती है कि हमने यहां पर कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा है। आर्टिकल 13 के थर्ड पॉइंट में संविधान संशोधन जो है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है, वो हमारे इसमें नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हम सीधा सीधा लिखेंगे, नहीं लिखा है। तो एक बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 13 का थर्ड पॉइंट जो डेफिनेशन ऑफ लॉ की जो बात करता है, उस लॉ में क्या क्या काउंट होगा। तो उस लॉ में क्या क्या काउंट होगा कि जो भी अध्यादेश है, जो भी नियम हैं, जो भी विनियमन है, जो भी कोई भी क्या लॉ है, या जो कोई भी बाय लॉज उपविधि है, कोई भी अधिसूचना है, कोई भी आदेश है, कोई भी रूढ़ी है, कोई भी प्रथा है, यहाँ तक कि कोई अधीनस्थ विधायन है, ये सब विधि की परिभाषा में शामिल होते हैं। लेकिन विधि की परिभाषा में कहीं पर भी आर्टिकल 13 के थर्ड पॉइंट में संविधान संशोधन नहीं दिया। ये ध्यान रखना, संविधान संशोधन नहीं दिया, क्योंकि आगे जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मामले जाते हैं तो जो जजमेंट आता है वो इन्हीं बातों को लेकर आता है कि संविधान संशोधन सामान्य विधि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सामान्य विधि है, ऑर्डिनरी लॉ है, जबकि ये तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो इसको ऑर्डिनरी लॉ नहीं माना गया, सामान्य विधि नहीं माना गया, इसको विशेष विधि माना गया। ठीक है, अब इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक इसी को समझने में थोड़ा सा स्टूडेंट को बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि आर्टिकल 13 का जब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं तो वहां पर विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं है। इसका मतलब संविधान संशोधन का कोई आर्टिकल 13 पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीधा मतलब यही हुआ जब उसमें लिखा ही नहीं है। क्योंकि हम बार बार क्या कह रहे हैं, हम बार बार यही बात तो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों में अगर मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट किसी विधि के द्वारा अगर परिवर्तित होता है तो वो विधि अपने आप में क्या मानी जाएगी,
शून्य मानी जाएगी, उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो विधि क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट को सीमित करती है। लेकिन संविधान संशोधन तो नहीं दिया विधि का मतलब, ठीक है। अब ये बताओ कि यहां तक रेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन बनाने का अधिकार, ठीक है। विनियमन का मतलब एक तरीके से अर्ध न्यायिक होता है, क्वासी जुडिश यानी कि अर्ध न्यायिक पावर। ये अर्ध क्या कहते हैं, जैसे विधायी पावर होती है उसको अर्ध विधायी के रूप में विनियमन कह देते हैं, क्वासी लेजिस्लेचर के रूप में। आप ये बताओ मुझे, ये समझ में पॉइंट आ गया कि नहीं आया? हालांकि ये पॉलिटी का बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो ये टॉपिक बहुत इजी वे में समझ में आ जाता है। और बहुत अच्छे ढंग से मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि एक आसान भाषा में आपको समझा सकूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्या है, बोर होने की आवश्यकता नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे भाई? और अगर कहीं पर कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो इसको दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे। अभय कुमार जी, जो मारवरी वर्सेस जो मेडिसन केस है उसको हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुको। एक्चुअली में अमेरिका में जो मारवरी वर्सेस मेडिसन केस आया था वो ये था कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार वहां पर दिया गया, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब ये हमारे देश में भी जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आया वो मारवरी वर्सेस जो केस है आपने जो बोला है इसी केस के अकॉर्डिंग आया, ठीक है, कि भाई न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को लेकर जो केस अमेरिका में आया था तो वो केस क्या था, मारवरी वर्सेस मेडिसन केस था, ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है यूएसए में। और उसी तरीके से हमारे इंडिया में एल चंद्र कुमार केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये न्यायिक जुडिशियल रिव्यू को ला दिया गया। क्लियर है? चलिए खैर, अब होता क्या है कि आर्टिकल 13 के 4 पॉइंट को हम बाद में समझेंगे, लेकिन उसके बाद पहले और चीजों को समझ लेते हैं। अब मुद्दा सबसे बड़ा ये होता है, क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आया, क्या फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है? यानी कि क्या फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो अब ये बात आता क्वेश्चन मार्क का पॉइंट। भाई आर्टिकल 13 तो सीधा सीधा ये कहता है कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अब ये क्वेश्चन मार्क के रूप में आ चुका था कि क्या मौलिक अधिकारों में, जैसे ही हमारा संविधान बना तो संविधान बनने के बाद एक क्वेश्चन उठने लगा, क्या फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है? तो आज की डेट में देखें तो भाई परिवर्तन तो किया जा सकता है और परिवर्तन हुआ भी है। भाई संपत्ति के अधिकार को 44 अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 300A में डाल दिया, तो क्या परिवर्तन नहीं हुआ? हुआ है। और केशवानंद केस भी इस बात को कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही हमारा संविधान बना तो संविधान बनने के बाद तुरंत ये बात उठने लगी, क्या फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब इसी को बात को लेकर आर्टिकल 13 का ये मुद्दा जो है विवादित बनता चला गया। लेकिन अब ये बात ये आती है कि विवादित ये क्यों बना, किस कारण बना। देखिए हुआ क्या था कि जब हमारे देश में संविधान बना तो आपने देखा होगा कि हमारे देश की सरकार ये भी चाहती थी कि लोगों को सोशल जस्टिस मिले, सामाजिक न्याय मिले। तो सामाजिक न्याय के लिए अब सरकार ने एक कानून बनाया जिसको हम जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं, कि भाई जो जमींदारी व्यवस्था है उसमें जो जमींदारों के पास जमीन है तो वहां पर एक सीलिंग कानून बना दिया। और सीलिंग कानून में यह तय कर दिया गया कि भाई एक मेजरमेंट तय कर दिया गया, एक मापन तय कर दिया गया कि इससे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन होगी जमींदार के पास तो उसकी जमीन को ले लिया जाएगा
और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के रूप में वो गरीबों में जमीन बांट दी जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर, जमींदारी उन्मूलन कानून को लेकर 1951 में जमींदार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि जी ये तो गलत है, हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जमीनों को जब छीना जा रहा है तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। क्योंकि आर्टिकल 31 हमें संपत्ति का अधिकार देता है, और जब संपत्ति का अधिकार देता है तो फिर हमारे मौलिक अधिकारों के साथ तो गलत हो रहा है, ये शोषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल जमींदार सही कह रहे हैं इस बात को, और कहीं ना कहीं उनका जो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वो उसके तहत जमींदारों का शोषण हो रहा है। खैर, पंडित नेहरू की सरकार, लेकिन आप एक बात जानते हो कि हमेशा आपने ध्यान रखा होगा कि जब केंद्र में सरकार मजबूत होती है तो न्यायपालिका कहीं ना कहीं कमजोर भी हो जाती है। पंडित नेहरू की सरकार सेंटर में फुल बहुमत के साथ, फिर कई स्टेटों में सरकार कांग्रेस की सरकार, तो कहीं ना कहीं लाजमी था कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं न्यायपालिका को कमजोर तो पड़ना ही था। तो नेहरू साहब ने क्या काम करा कि भाई आप अच्छी तरह जानते हो कि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जिसको हम क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये जो बात लिखी है संपत्ति के अधिकार की, आर्टिकल 31 के पहले पॉइंट में लिखी है। हालांकि लिखा यहां पर यह था कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हालांकि ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर भी ये दिया हुआ था यहां पर कि भाई देखो, संसद कानून बना के ही किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर सकती है, वैसे नहीं कर पाएगी। हालांकि यहां पर फिर एक कंडीशन ये भी लगा दी गई, जब आर्टिकल 31 का सेकंड पॉइंट भी था इसमें, कि जो भी संपत्ति का अधिकार से जब किसी को वंचित किया जाएगा तो वो जमीन सरकार तभी ले सकती है जब वो मामला लोक महत्व का हो, यानी कि पब्लिक इंपोर्टेंस का मामला हो। यानी कि अगर सरकार लोक महत्व के मामले पर किसी की जमीन लेना चाहती है तो ले सकती है। साथ में यहाँ पर कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति की भी बात की गई। हालांकि ये मामले थोड़े से आगे और बढ़े। खैर, कुल मिलाकर नेहरू की सरकार ने इस संपत्ति के अधिकार में बदलाव करने के लिए क्या काम किया कि एक पहला संविधान संशोधन कर दिया। और ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। और इस बात से बचने के लिए नेहरू साहब ने क्या काम करवाया कि 2 आर्टिकल नए जोड़ दिए, 31A और 31B। हालांकि 31A में क्या बात बोली गई, 31A जो है ये सामाजिक न्याय और भूमि सुधार से संबंधित था। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार भूमि सुधार के लिए और सोशल जस्टिस के लिए कुछ जमीनों को ले सकती है। क्योंकि सामाजिक न्याय की बात करें तो भाई आप ये भी जानते हो कि जब हम डीपीएसपी में आर्टिकल 39 के बी और सी को पॉइंट को पढ़ते हैं तो वहां भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात की गई है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो सरकारों ने क्या काम करा कि जो खनन की भूमि है, पेट्रोलियम क्षेत्र की भूमि है या इस तरह की चीजें हैं, वो सामाजिक न्याय लाने के लिए सरकारों ने चाहे तो लीज पे या खरीद के उन जमीनों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया कि भाई सरकार जमीनों को ले सकती है। ये ऐसे 31A में कर दिया गया। और 31B में क्या कह दिया गया, ये कह दिया गया कि भाई देखो ऐसा है, 9वीं अनुसूची बना दी गई, 9 शेड्यूल बना दिया गया और उसमें ये बोल दिया गया कि भाई भूमि सुधार के जितने भी कानून हैं वो जो है 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, चाहे वो सेंटर का कानून है चाहे वो स्टेट का कानून है। और ये फंडामेंटल राइट के आधार पर इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। मौलिक अधिकार के आधार पर, फंडामेंटल राइट के आधार पर इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कोर्ट में चुनौती नहीं होगी। ये ऐसी बात बोल दी गई। यानी कि पंडित नेहरू ने जमींदारी उन्मूलन जो कानून था जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जिसमें जमींदारों ने ये बात कही थी कि जिस संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है
और हमें क्या हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इस बात से बचने के लिए पंडित नेहरू ने एक समाधान कर दिया कि ठीक है भाई, हम एक काम कर दें, हमने 2 नए आर्टिकल ऐड कर दिए कि हम जो है संपत्ति के अधिकार से बचने के लिए 2 नए आर्टिकल डाल दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि भूमि सुधार के जो कानून है वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे और वहां कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती, बात तो अब यहां से स्टार्ट होती है। पंडित नेहरू ने तो ये सोचा कि भाई काम यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने तो अलग से अब नए आर्टिकल ऐड कर दिए कि सरकार जमीनों को ले सकती है। लेकिन अब यहां पर एक नई बात और उभर के आती है कि अब जो जमींदार थे उन्होंने संपत्ति का अधिकार तो छोड़ दिया, लेकिन ये पहला संविधान संशोधन ले लिया और आर्टिकल 13 को उठा दिया। आर्टिकल 13 में सीधी सीधी एक बात बोल दी गई कि भाई मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और अगर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन हुआ तो वो विधि शून्य मानी जाएगी। तो जमींदारों ने इस पहले संविधान संशोधन को अब कोर्ट में चुनौती दे दी 1951 में कि भाई जब आर्टिकल 13 इस बात को कहता है कि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये पहला संविधान संशोधन कैसे हो गया। इसका मतलब पहला संविधान संशोधन जो है वो गलत है, असंवैधानिक है। तो इस पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई कौन से केस में। अब केस आ जाता है यहां पर शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में जमींदारों ने कहा कि जी जब भाई एक बात बताइए कि आर्टिकल 13 इस बात को कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये पहला संविधान संशोधन कैसे हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में, ये 1951 का ही केस था, और इस केस में कहा, अब क्योंकि आप जानते हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि जहां सरकार मजबूत होती है वहां न्यायपालिका कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो न्यायपालिका ने शंकरी प्रसाद केस में सरकार का फेवर लिया और देन शंकरी प्रसाद केस में सरकार के फेवर में डिसीजन सुना दिया। कैसे? इस केस में यह बोला गया शंकरी प्रसाद केस में कि संविधान संशोधन जो है, क्योंकि संसद ने तो संशोधन करके ही तो लेके आई, कि संविधान जो संशोधन है सामान्य विधि नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, सामान्य विधि नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन तो आर्टिकल 13 के 3 पॉइंट में तो लिखा नहीं है। इसका मतलब ना तो ये कोई अध्यादेश है, ना कोई नियम है, ना कोई विनियमन है। भाई हमारा संविधान आर्टिकल 13 का 3रा पॉइंट यही तो कहता है कि विधि का मतलब क्या माना, अध्यादेश माना जाएगा, नियम माना जाएगा, विनियमन माना जाएगा, कोई कानून माना जाएगा, कोई उपविधि माना जाएगा, कोई प्रथा, कोई परंपरा, ठीक है, यही तो माना जाएगा। संविधान संशोधन तो लिखा ही नहीं है वहां। तो इसका मतलब संविधान संशोधन सामान्य विधि ऑर्डिनरी लॉ में नहीं आता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, इट इज ए स्पेसिफिक लॉ। यानी कि ये सामान्य विधि नहीं है, ये एक विशेष विधि है, और इस विशेष विधि के द्वारा फंडामेंटल राइट में क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद को संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया कि भाई जो सरकार ने किया है वो सही किया है। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता और यह कोई सामान्य विधि नहीं है, इसको एक विशेष विधि माना और संशोधन के द्वारा परिवर्तन मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में किया जा सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, दिस इज ए स्पेसिफिक लॉ, तो देन फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेबल। यानी कि इसका मतलब बाय अमेंड, यानी कि बाय अमेंडमेंट मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अब ये बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब संपत्ति का अधिकार तो छूट गया, लेकिन जमींदारों ने अब मुद्दा बना लिया किसका? आर्टिकल 13 का।
और आर्टिकल 13 का मुद्दा बनाया तो यहीं से एक हेडिंग उभर के आई, क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन क्या किया जा सकता है। अब किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, इसी बात को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच में क्या है, झड़प चलती रही, द्वंद्व पैदा होता रहा। न्यायपालिका ने कहा कि ये हो सकता है, विधायिका ने बदल दिया कि ये होगा वो होगा, इस तरह की चीजें चली। अब हम केस की सीरीज देख लेते हैं कि क्या हुआ। आई थिंक मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो शंकरी प्रसाद केस में क्लियर हो गया। अब भूमि सुधार के जो कानून थे अलग अलग राज्य बना रहे थे और संसद उन भूमि सुधारों के कानूनों को अब 9वीं अनुसूची में डाल रही थी। धीरे धीरे सीलिंग कानून भी डाले जा रहे थे। ओके, लेकिन अब ऐसी किसी कानून में फिर से चुनौती इसको दी गई। एक केस आता है फिर सज्जन सिंह केस। जब सज्जन सिंह केस आया इसी बात को लेकर, फिर से सज्जन सिंह केस आया 1965 में। किस में आया, 1965 में केस आया ये। तो ये सज्जन सिंह केस जो आया ये भी भूमि सुधार को लेकर आया। सज्जन सिंह वाद जिसको केस कहते हैं, वाद का मतलब है केस। ये 1965 का वाद था। ये भी भूमि सुधार को लेकर ही केस था। किसको लेकर था, भूमि सुधार को लेकर था। अब वहां तो पहले संविधान संशोधन के थ्रू हमने 31A और 31B तो जोड़ दिया, लेकिन इस भूमि सुधार के कानून को यानी कि पहले संविधान संशोधन को फिर से कोर्ट में चुनौती दी गई। और यहां पर जब चुनौती दी गई तो सज्जन सिंह केस ने वही बताया जो किसमें शंकरी प्रसाद केस ने डिसीजन में दिया, कि यानी कि संविधान संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक सामान्य विधि नहीं है, यानी कि ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। यानी कि अमेंडमेंट इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, इट इज ए स्पेसिफिक लॉ, एक विशेष विधि है। और संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सज्जन सिंह केस हो या शंकरी प्रसाद केस हो, दोनों में एक ही डिसीजन दिया गया, परिवर्तन किया जा सकता है। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, हम यही तो बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए यानी कि इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, कि ये ऑर्डिनरी लॉ सामान्य विधि नहीं है। तो देयरफॉर इसलिए फंडामेंटल राइट कैन अमेंडेबल, परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा, मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन होगा तो वो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के थ्रू ही होगा। अब आप एक बात समझिए कि एक तरफ देखा जाए तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को लेकर तो क्या विवाद पैदा हो गया। आर्टिकल 13 में तो ये बात थी कि भाई मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। 368 में संशोधन की बात लिखी है कि भाई संशोधन किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा यहां पर यह आ गया कि एक तरफ तो विधायिका और एक तरफ क्या हो गया, न्यायपालिका। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, विभेद पैदा होना शुरू, द्वंद्व पैदा हो गया। तो क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है। हालांकि खासकर जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में या तो आर्टिकल 13 और 368 के बीच में संबंधों को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, या विधायिका और न्यायपालिका को लेकर भूमि सुधार से संबंधित जो कानून आए या जो संशोधन हुए उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर जो है इसका विवरण दीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन करे, ठीक है। बात यह आती है क्योंकि लड़ाई तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में ही तो चल रही थी ये। अब बात आती है, चलिए सज्जन सिंह और गोलकनाथ केस ने, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस ने एक ही डिसीजन दिया, तो ये समझ में आ गया। लेकिन अब होता क्या है कि पंजाब को लेकर सरकार एक 17वां संविधान संशोधन कर देती है।
यानी कि एक 17वां संविधान संशोधन होता है और ये बात आती है 1965 की ही बात आती है। तो एक 17वां संविधान संशोधन हुआ जो कि पंजाब को लेकर, पंजाब में भूमि सुधार से संबंधित एक कानून था। वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो एक सीलिंग कानून आ रहे थे भूमि सुधारों को लेकर कि भाई एक निश्चित पैमाना तय कर दिया कि इससे ज्यादा जमीन जमींदारों के पास नहीं हो सकती। तो वहां कुछ संशोधन हुआ था पंजाब में लेकर। तो अब क्या हुआ था कि इसको लेकर फिर कोर्ट में चुनौती दे दी गई। 17वें संविधान संशोधन को लेकर अब कोर्ट में चुनौती दी गई। तो इसको लेकर कौन सा केस आया? अब आ जाता है गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस आ जाता है, पंजाब राज्य केस। और यह केस कौन सा था? 1967 का केस था और 11 जजों की बेंच बनी। और आप ताज्जुब मानोगे, उस टाइम लगभग आप ये मान के चलो कि 11 ही जज थे टोटल सुप्रीम कोर्ट में। तो 17वां संविधान संशोधन पंजाब को लेकर भूमि सुधार से संबंधित था, जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई और केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस 1967। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब ये गोलकनाथ केस आया, अब देखो संपत्ति का अधिकार तो यहां पर चला गया, लेकिन अब पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 13 ही तो पकड़ लिया। इसका मतलब पंडित नेहरू को यह लग रहा था कि भाई संपत्ति को लेकर हमने क्या आर्टिकल 31A और हमने B जोड़ दिया तो अब हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन वहां पर भूमि सुधार को लेकर जैसे ही पहला संविधान संशोधन हुआ तो अब ये आर्टिकल 13 को लेकर केस खुलने शुरू हो गए कि जब हमारा संविधान खुद ये कहता है कि आर्टिकल 13 में परिवर्तन नहीं हो सकता, कि हमारे फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये परिवर्तन फिर कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब ये असंवैधानिक है। इसी को लेकर अब कोर्ट में केस आ रहे थे। अब इस 17वें संविधान संशोधन को लेकर जब गोलकनाथ केस आया तो भाई इसकी कहानी अलग है। तो गोलकनाथ जो केस था, गोलकनाथ वर्सेस ये जो पंजाब राज्य केस था, पंजाब राज्य जो केस आया 1967 का केस था और इसमें टोटल आप ये मान के चलो कि 11 जज थे, 11 जज। और रिजल्ट जो मिला इस पे वो 6-5 से रिजल्ट था, 6-5 का रिजल्ट था। 6 ने इसके फेवर में केस सुनाया। किसके फेवर में? गोलकनाथ। अब फेवर क्या था? तो पंजाब में दो भाइयों की कहानी थी एक्चुअली में, ये जिन्होंने केस किया था। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये संविधान संशोधन जो है ना, ये बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, ये बेशक हमारे संविधान में आर्टिकल 13 के तीसरे पॉइंट में नहीं लिखा, लेकिन संविधान संशोधन को भी सामान्य विधि माना जाएगा, सामान्य विधि माना जाएगा। तो जैसे अध्यादेश है, जैसे कि नियम है, विनियमन है, जैसे वो सामान्य विधि, ये भी सामान्य विधि माना जाएगा। बेशक लिखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको सामान्य विधि, अब से पहले तो सामान्य विधि नहीं माना था, तभी तो क्या संविधान संशोधन के थ्रू जो है केंद्र सरकार जो है परिवर्तन कर सकती थी। लेकिन अब गोलकनाथ केस में सज्जन सिंह केस और जो ये आपका शंकरी प्रसाद केस, इन दोनों के डिसीजन को पलट दिया क्योंकि बड़ी बेंच थी और इसने कहा कि संविधान संशोधन को भी ऑर्डिनरी लॉ माना जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए ऑर्डिनरी लॉ, इसको भी ऑर्डिनरी लॉ माना जाएगा। समझे? ये कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट अमेंडेबल, कैन नॉट अमेंडेबल। इसका मतलब यह हुआ कि अब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ में गोलकनाथ केस ने एक अप्रोच और दी। देखिए, कोई विधि है या कोई भी क्या वाद है, केस है, दो तरीके से लागू होता है। एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भूतलक्षी और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भविष्यलक्षी। जब कोई भी कानून बनता है या कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन सुनाता है, या तो वो भूतलक्षी होगा या भविष्यलक्षी होगा। भूतलक्षी का मतलब है कि जैसे मान लो आज डेट क्या है, आज 6 नवंबर की डेट है, यानी कि आज 6 नवंबर है, 7 नवंबर की डेट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया तो वो
अगर 7 नवंबर से पहले किसी डेट से अगर लागू किया जाए, मान लो कि हम तो इसको 7 अगस्त से लागू करेंगे, तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या हुआ, भूतलक्षी हो गया। तो जब कोई कानून या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन पहले किसी डेट से लागू किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कानून है या सुप्रीम कोर्ट का कोई या किसी कोर्ट का कोई डिसीजन है, वो उसी डेट से, यानी कि जैसे 7 नवंबर है आज की डेट, या फिर आगे की किसी डेट से लागू किया जाता है कि भाई हम तो इसको 7 दिसंबर से लागू करेंगे, तो उसको कहते हैं भविष्यलक्षी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में क्या कहा कि ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, ये भविष्यलक्षी अप्रोच के साथ लागू होगा, यानी कि भविष्यलक्षी होगा। भविष्यलक्षी का मतलब ये होगा कि भाई पहले क्या हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर गोलकनाथ केस में ये बोल दिया जाता कि ये जो है 1951 से ही ये डिसीजन लागू होगा, तो भाई भूमि सुधार के तो बहुत कानून लागू हो चुके थे, तो इसका मतलब हमारे देश में तो अव्यवस्था फैल जाएगी फिर। तो सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि पहली बात तो ये जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, एक सामान्य विधि है, और जब सामान्य विधि है तो इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट नॉट अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आज से ही लागू होगा, ये पुराने किसी डिसीजन से यानी पुराने किसी वाद में लागू नहीं होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रोच थी वो भविष्यलक्षी थी। समझे कि भाई पीछे जो हुआ तो हुआ, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन आज के बाद फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यानी कि गोलकनाथ की अप्रोच क्या थी, भविष्यलक्षी। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि दो ही अप्रोच होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव जिसको भूतलक्षी कहते हैं, और एक होता प्रोस्पेक्टिव जिसको हम भविष्यलक्षी कहते हैं। क्लियर? लेकिन अब आप एक बात जानते हो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 1967 में। हालांकि इससे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी तो उसमें वो कैबिनेट मंत्री थी, और इंदिरा गांधी बोलती बहुत कम थी, तो इंदिरा गांधी को मॉम की गुड़िया कहा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के अंदर एक आयरन लेडी छिपा हुआ था। इंदिरा गांधी मौके की तलाश में थी कि कैसी मुझे मौका मिले और मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊं कि मैं भी कुछ हूं। भाई खून तो क्या है, नेहरू परिवार का था, मतलब गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का, तो वो कैसे छिप सकता था। 1967 में मौका मिला और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ गलत ये हुआ कि फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि उधर मोरारजी देसाई भी अपने आप में फुल फॉर्म में थे, और कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में एक मनमुटाव आने लगा, क्योंकि मोरारजी देसाई कांग्रेस में थे और बड़े सीनियर व्यक्ति थे। हालांकि कुल मिलाकर आगे जाके कांग्रेस का बंटवारा भी हुआ 1970 के आसपास, लेकिन वहां पर जो है जीत जो है इंदिरा गांधी को मिली। कुल मिलाकर 1967 में जब इंदिरा गांधी भारत की पीएम बनी तो वो गठबंधन की सरकार बनी थी, और गठबंधन की सरकार हमेशा कमजोर होती है। और जब सरकार, सेंटर में सरकार कमजोर हो तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मजबूत हो जाएगा, कहीं ना कहीं संस्थाएं मजबूत हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका मजबूत हो जाएंगी। तो देन हुआ यही कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका अब इस मामले पर मजबूत थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कई संशोधन इस बीच में किए, लेकिन न्यायपालिका ने वो रिजेक्ट कर दिए। लेकिन इंदिरा गांधी अब मौके की तलाश में थी कि कैसी मैं फुल पावर के साथ आऊं। 1971 में इंदिरा गांधी ने समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा दिया, और कहीं ना कहीं गरीबी हटाओ का जो नारा था वो लोगों के अंदर रच और बस गया। इंदिरा गांधी को इसका बहुत फायदा मिला, और फुल मेजॉरिटी के साथ 1971 में अब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी के साथ थी, केंद्र सरकार अब मजबूत आ चुकी थी। इंदिरा गांधी अब जो करना चाहती थी वो फुल फॉर्म में अब आ चुकी थी। सबसे पहले तो बांग्लादेश को क्या है, देश बनवा दिया। यहां पर इंदिरा गांधी को बड़ी ख्याति मिली। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े डिसीजन लिए। इंदिरा गांधी ने यहां तक भी कि जो प्रीवी पर्स जो
कानून था, जो रियासतों के जो मालिक थे उनको पेंशन मिलती थी, उनको परिलब्धियां उपलब्धियां मिलती थी, उसको खत्म करवा दिया। साथ में गोलकनाथ केस का जो डिसीजन था 1967 में, जो इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं था, ये पलट दिया। कौन से संविधान संशोधन के थ्रू? इंदिरा गांधी ने क्या काम करा कि भाई 24वां संविधान संशोधन कर दिया 1976। कब कर दिया? 1971 में, जब इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी के साथ आ चुकी थी। सबसे पहले इसी पे ही धावा बोला, गोलकनाथ केस पे ही। गोलकनाथ केस को पलटने के लिए इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन कराया, और 24वां संविधान संशोधन करा के हमारे संविधान में 2 आर्टिकल ऐड कर दिए। एक तो आर्टिकल 13 का चौथा पॉइंट ऐड कर दिया, और एक आर्टिकल 368 का जो तीसरा पॉइंट ऐड कर दिया। आर्टिकल 13 के चौथे पॉइंट में यह बोल दिया इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके कि भैया आर्टिकल 13 की कोई भी बात, आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी, 368 पर लागू नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि आर्टिकल 13 की कोई भी, यानी कि मैटर ऑफ आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्योंकि भाई गोलकनाथ में यही तो बोला गया था कि ये संविधान संशोधन को गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य विधि माना था, जबकि संविधान संशोधन तो लिखा नहीं है। तो तभी तो इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन करके गोलकनाथ केस को पलटते हुए कहा, और आर्टिकल 13 के चौथे पॉइंट में पॉइंट लिखवा दिया कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368, यानी कि संसद जो संशोधन करेगी आर्टिकल 13 की कोई बात उस पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। साथ में आर्टिकल 368 का जो थर्ड पॉइंट था वो यही पॉइंट था जो आर्टिकल 13 के चौथे पॉइंट में लिखवाया था। दोनों सेम बातें थी। इसका मतलब अब जो न्यायपालिका ने गोलकनाथ केस में जो डिसीजन दिया था, अब संसद ने संशोधन करके उसको पलट दिया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि अब विधायिका और न्यायपालिका में दोनों में आपस में कुछ पॉइंटों को लेकर विवाद पैदा होना शुरू हो रहा था। खैर, इसको फिर से कानून को चुनौती दी गई। अब 24वें संविधान संशोधन को क्या होता है, अब कोर्ट में चुनौती दी जाती है। और यहां पर क्या आता है, 24वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी गई। 19 कब की बात थी, ये कब आया था? 71 में। और इसको केशवानंद केस में चुनौती दे दी गई। केशवानंद केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद केस। अब आ जाता केशवानंद केस। इसका पूरा नाम क्या है? केशवानंद वर्सेस, यानी कि केशवानंद केस वर्सेस केरल राज्य है। ये 1973 का केस था, और उस टाइम 13 ही जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और 13 जजों की बेंच बना दी गई, 13 जजेस। और ये रिजल्ट किससे आया? 7-6 से रिजल्ट आया। केशवानंद केस में ये माना गया कि भैया देखो ऐसा है, ये जो 24वां संविधान संशोधन है ये क्या है? वैलिड है, इसको वैध माना। यानी कि सरकार का केशवानंद केस ने पक्ष तो ले लिया कि भाई देखो ऐसा है। केशवानंद केस जो है इस मुद्दे को निपटाना चाहती थी, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं था, 1951 से चला आ रहा था। उधर तो पार्लियामेंट परेशान, उधर न्यायपालिका परेशान। अब ये दोनों आपस में ये सोच रहे थे कि भाई कब तक चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका ने अब अलग अलग देशों के संविधानों को खंगालना शुरू किया, और देखा कि भाई इस मामले पर कोई समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो न्यायपालिका को एक मुद्दा समझ में आने लगा कि भाई अगर हम ये कह दें कि पार्लियामेंट को संशोधन का अधिकार नहीं है, तो ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा समाज परिवर्तनशील है। भाई परिवर्तन तो होते हैं, परिवर्तन होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं संशोधन मौलिक अधिकारों में करने की जरूरत पड़ सकती है। तो हम पूरे तरीके से ये भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमने ये सारी की सारी पावर अगर हमने पार्लियामेंट को दे दी, सरकार को दे दी, तो कल को तो सरकार जो है हमारे संविधान का ही सत्यानाश कर देगी। भाई वो तो कल को जो है जिस तरीके से आंधी की तरह इंदिरा गांधी चल रही है, तो वो तो कल को पूरे संविधान को ही चेंज कर देगी। तो भाई इसका भी कोई ना कोई समाधान होना चाहिए।
तो खैर समाधान निकला। केशवानंद केस में जब 13 जजों की बेंच बैठी तो इन्होंने कहा कि भाई देखो 24वां जो संविधान संशोधन है, जो 1971 का 24वां संविधान संशोधन था, ये वैलिड है, वैध मान लिया और गोलकनाथ केस को पलट दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये कहा कि भाई फंडामेंटल राइट जो है, कहा कि भाई फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एक बात जोड़ दी यहां पर, लेकिन बट जो फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कैन नॉट अमेंडेबल। लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब इंदिरा गांधी इस बात को सुनकर आग बबूला हो चुकी थी। इंदिरा गांधी के फेवर में यह बात तो सही थी, लेकिन ये जो बात थी इंदिरा गांधी को नहीं पची, क्योंकि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि जो भी बात हो न्यायपालिका पूरे तरीके से मेरे फेवर में बात कहे। लेकिन केशवानंद केस में थोड़ा सा हटके डिसीजन दिया गया कि ठीक है जी, संसद को फंडामेंटल राइट में और संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार है। यानी कि केशवानंद केस में यह बोला गया कि फंडामेंटल राइट ही नहीं, हमारे संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो प्रस्तावना ही क्यों ना हो, संसद अमेंडमेंट करके परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का आधारभूत ढांचा होगा उसमें परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात तो अब यह थी कि भाई आधारभूत ढांचा क्या है। तो आधारभूत ढांचे को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन हालांकि संविधान में कोई व्याख्या तो नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है इसकी। तो बेसिक स्ट्रक्चर पर डिसीजन कौन देता, अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की, न्यायपालिका की है। वही बताएगा कि आधारभूत ढांचे में क्या क्या आता है। तो संविधान इसकी कोई व्याख्या नहीं करता, पहली बात तो ये है। ओके, दूसरी बात, अब इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। इंदिरा गांधी के कुछ जज भी बैठे हुए थे न्यायपालिका में। जैसे 7/6 से जब ये रिजल्ट आया तो हालांकि सीकरी साहब, उस टाइम सीकरी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये कहानी थी 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल 1973 की कहानी थी। 25 अप्रैल को सीकरी साहब जो है रिटायरमेंट हो रहे थे। इधर हम देखें दूसरी कहानी चल रही थी। इंदिरा गांधी के पक्ष में 6 जजों ने पॉइंट बोला कि भाई आधारभूत ढांचे का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपने देखा हो A.N. रे थे, इसी में आपने देखा होगा हबीतुल्ला थे। इनकी भी बड़ी रोचक कहानी रही। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता था वो राष्ट्रपति जो था, हालांकि शुरुआती दौर से ही जब हमारा संविधान बना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमेशा बनता है वो वरिष्ठता के आधार पर बनता है। हालांकि वरिष्ठता के आधार पर तो आज भी बनता है, लेकिन वरिष्ठता का जो नियम परंपरा के रूप में चला आ रहा था वो इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया। सीकरी साहब जो 25 अप्रैल 1973 को जो रिटायरमेंट होने वाले थे, तो होता क्या है, वरिष्ठता का नियम ये होता है कि भाई सीकरी साहब के बाद जो भी वरिष्ठता में आएगा, पहला दूसरा, इस तरीके से सीनियरिटी होती है। तो जो पहले नंबर पर आएगा वही तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन चौथे नंबर पे कौन थे, A.N. रे थे। इंदिरा गांधी ने क्या काम किया कि न्यायपालिका पर अपना गुस्सा उतारा और चौथे नंबर के जो A.N. रे थे उनको 25 अप्रैल 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। हालांकि ये कोई कानून नहीं है,
लेकिन एक परंपरा चली आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनता है वो वरिष्ठता के आधार पर बनता है, जो भी सीनियर मोस्ट होगा। सीनियोरिटी का मतलब होता है योग्यता और एज। खैर, इंदिरा गांधी ने एक बार नहीं किया, 2 बार किया। उसके बाद ये 73 से लेकर 77 तक रहे, लेकिन फिर बाद में 77 में जो हबीबुल्ला थे वो सीनियोरिटी में दूसरे नंबर के थे, तो दूसरे नंबर के व्यक्ति को, हबीबुल्ला को, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी ने अपना पूरा का पूरा गुस्सा न्यायपालिका पर निकाला, क्योंकि न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी की बात नहीं सुनी और क्योंकि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया, जिसको इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने हिसाब से संविधान को चलाना चाहती थी। लेकिन केशवानंद केस अपने आप में एक ऐसा केस माना जाता है जिसने संविधान को बचा लिया। इसलिए जितने भी हम केसों की बात करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा पहला स्थान केशवानंद केस का इसी वजह से लिया जाता है कि अगर ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत नहीं होता तो हो सकता है कि आज हमारे देश में एक अलग ही संविधान होता। इसलिए सबसे ऊपर इस केस की बात की जाती है। ये केशवानंद केस इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी अपने तरीके से देश के शासन को चलाना चाहती थी, लेकिन आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आने के बाद उनका जो ये सपना था वो सीमित हो गया। समझे कि नहीं समझे? और इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका में जो सीनियर मोस्ट जज बनते थे उस परंपरा को तोड़ दिया और अपने अनुसार जज बनाने शुरू कर दिए। ये 6 जजों में ए.एन. रे और हबीबुल्ला दोनों 6 जजों में थे जो इंदिरा गांधी के पक्ष में बोले थे, और अपने पक्ष के लोगों को ही इंदिरा गांधी ने बनाया। खैर, वो कहानी एक अलग है कि न्यायपालिका में कई केस आए, न्यायपालिका के जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस। ये क्या केस हैं वो तो हम न्यायपालिका में पढ़ेंगे। कॉलेजियम प्रणाली वहां पर क्या होती है, जजों का अपॉइंटमेंट क्या होता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, वो आगे की कहानी है। खैर, हम इसी पे चलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इंदिरा गांधी यहां शांत होने वाली नहीं थी। इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को फिर दिखाया और इस केशवानंद केस को पलटने के लिए इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन फिर कर दिया। हालांकि 42वां संविधान संशोधन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इंदिरा गांधी ने क्या काम करा, केशवानंद केस को पलटने का पूरा प्रयास कर दिया। क्या किया इंदिरा गांधी ने? इस केशवानंद केस को पलटने के लिए, केशवानंद केस जो कि 1973 का केस था, इसको पलटने के लिए अब इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन कर दिया 1976 में। एक बात ध्यान रखना कि एक संविधान संशोधन के थ्रू हम कितने भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन था, एक ऐसा अमेंडमेंट था कि लगभग 200 आर्टिकल्स में बदलाव किया गया, 150 से 200। इसलिए इस 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। एक रोचक कहानी है इसकी, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी ये चाहती थी अपने जजों से मिलकर कि भाई आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को हटा दिया जाए। और आपको याद हो कि 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इंदिरा गांधी ने 74 का जो पहला पॉइंट था उसमें भी परिवर्तन किया था। राष्ट्रपति की पावर छीन ली थी कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी। यानी कि बाध्यकारी होगी मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए। आपको ध्यान हो कि यहां भी एक बदलाव किया, यानी कि इंदिरा गांधी हर तरीके से, न्यायपालिका हो या कोई संवैधानिक संस्था हो या राष्ट्रपति हो, हर किसी को अपने अंडर में लेना चाहती थी। लेकिन केशवानंद केस का शुक्र है कि भाई आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। अब यहां पर बात आती है, हालांकि इसको बाद में पलटा 44 अमेंडमेंट के थ्रू। 42 अमेंडमेंट हुआ और हमारे संविधान में इंदिरा गांधी ने कुछ और भी परिवर्तन इसको लेकर किए। 368 का चौथा पॉइंट और आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन है, 5वां पॉइंट जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर इन दोनों की कहानी एक ही थी कि संसद का जो संशोधन पावर है, संसद की जो संशोधन की शक्ति है, संशोधन की जो पावर है, अमेंडमेंट की जो पावर है, इसको
कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, ऐसा कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट है, कैन नॉट क्रिटिसाइज इन कोर्ट। इसका मतलब संसद के पास जो संशोधन की पावर है उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा क्यों किया? क्योंकि केशवानंद केस को पलटना था इंदिरा गांधी को। लेकिन हुआ क्या कि अब इस 42 अमेंडमेंट को कोर्ट में चुनौती दी गई मिनर्वा मिल्स केस के रूप में। अब आ जाता है मिनर्वा मिल्स केस। ये जो मिनर्वा मिल्स केस आता है ये 1980 का केस था। अब थोड़ी सी कहानी यहां पर अब क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार तो भैया 77 में चली गई थी। अब इंदिरा गांधी, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आई, फिर चौधरी चरण की सरकार आई, तो इस टाइम जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की नहीं थी। तो अब सीधा सीधा मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल 368 था का चौथा पॉइंट और आर्टिकल 368 का जो पांचवा पॉइंट था, इसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक करार दे दिया और केशवानंद केस को फिर से जिंदा कर दिया। साथ में यहां पर एक बात मिनर्वा मिल्स केस में जोड़ दी गई और ये कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये जो जुडिशियल रिव्यू है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ये न्यायिक समीक्षा जो है इसको जो है आधारभूत ढांचा मान लिया। क्या मान लिया? आधारभूत ढांचा। कि भाई देखो ये ऐसा है कि आने वाले टाइम में इंदिरा गांधी फिर जो है इस तरह का कोई कानून ना बना दे। तो ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक समीक्षा है ये हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि कहने का मतलब है कि संसद के जो अमेंडमेंट की पावर है उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। साथ में हालांकि मिनर्वा मिल्स केस में यह भी बोला था कि भाई जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी हैं, इन दोनों का क्या है, सामंजस्य होना चाहिए और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, सामंजस्य हो। और इसको भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर माना। इसकी भी एक अलग कहानी आगे पढ़ेंगे कि पहले फंडामेंटल राइट को वरीयता दी जाती थी डीपीएसपी के कंपैरिजन में। यहाँ न्यायपालिका की थोड़ी सी सोच बदली और यहाँ कहा जाने लगा कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही जरूरी है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया गया कि जितने जरूरी आपके फंडामेंटल राइट है उतने ही जरूरी डीपीएसपी भी है। खैर, अब बात यहां पर आती है कि थोड़ा सा हम आधारभूत ढांचे को समझ लेते हैं। क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड तो नहीं हो रहे? क्यों? 77 में इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी। इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगवाई थी, इसका फायदा उठाया। 76 में जो है सरकार जो थी उसका कार्यकाल पूरा हो रहा था। इंदिरा गांधी ने लोकसभा का टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया, जिससे क्या 77 तक 77 तक सरकार ने काम किया। इंदिरा गांधी ने चुनाव हुए, जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी और मोरारजी देसाई ने लोगों से यही वादा किया था कि इंदिरा गांधी के 42 अमेंडमेंट को हम हटाएंगे और 44 अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी का जो 42 अमेंडमेंट था उसमें बहुत से प्रोविजन हटा दिए गए। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद उसी लोकसभा के कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, वो भी लगभग 5-6 महीने तक बने। फिर 1980 में दोबारा से फिर तीसरी बार फिर इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बनती है और 84 तक चलती है। 84 में उन्हें पद के दौरान उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो खैर कुल मिलाकर अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे अभी मिनर्वा मिल्स केस के बाद भी। लेकिन हम यहां पर कई बच्चों के दिमाग में आधारभूत ढांचे को लेकर क्वेश्चन है कि पहली बात तो ये जो आधारभूत ढांचा जो केशवानंद केस में दिया गया कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट के किसी भी यानी कि मौलिक अधिकार या संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।
तो पहली बात तो आधारभूत ढांचे की जो व्याख्या है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। दूसरी बात, इसकी व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसका मतलब अल्टीमेट ऑथोरिटी आधारभूत ढांचे की व्याख्या की किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। दूसरी बात, आधारभूत ढांचे में कौन कौन आएगा ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया और कहा कि टाइम टू टाइम हम बताते जाएंगे कि आधारभूत ढांचे में क्या आएगा, हम इसको डिसाइड करेंगे। खैर, कुल मिलाकर कुछ बातें बता देता हूं। जैसे कि आपने कहा समानता, स्वतंत्रता, न्याय, यानी कि हमने कहा इक्वलिटी, यानी कि फ्रीडमनेस, और जस्टिस, ये आधारभूत ढांचे में आते हैं। हमारा देश एक सॉवरिन स्टेट है। हमारा देश एक किसको? एक सेकुलरिज्म को अपनाता है, पंथ निरपेक्षवाद है। हालांकि इसको जो है मैं आपको बता दूं, सेकुलरिज्म को कब अपनाया गया था? 1993 का केस आया था, एसआर बॉम्बई केस। तो एसआर बॉम्बई केस में कहा गया था कि ये संविधान का ढांचा है। एसआर बॉम्बई वाद आया था 1993 में, तब बोला गया था। ओके। सॉवरिन का मतलब संपूर्णता होता है, ये मूलभूत ढांचे में आता है। फिर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेमोक्रेसी। फिर हम रिपब्लिकन की बात करते हैं, रिपब्लिकन। गणतंत्र जिसको हम कहते हैं, ये भी आधारभूत ढांचे में है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में सामंजस्य के बीच कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। सामंजस्य, सामंजस्य हो, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। न्यायिक समीक्षा, यानी कि न्यायिक समीक्षा, ये भी मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया। जुडिशल रिव्यू, ये भी एक आधारभूत ढांचा है। तो ऐसे कई बातें, जैसे हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ये भी क्या है? आधारभूत ढांचे में आएगा। ऐसे और भी बातें आती हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आधारभूत ढांचे में क्या क्या चीजें आती हैं। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, संपूर्णता, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिख लो, संसदीय प्रणाली। तो इस तरीके से ये सब आधारभूत ढांचे में है। ओके। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? केशवानंद केस ने दिया। कब दिया? 1973 में दिया। कितने जजों की बेंच बनी? 13 जजों की बेंच। आधारभूत ढांचे की व्याख्या कौन करता है? क्या संविधान करता है? नहीं करता। इसकी व्याख्या करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अल्टीमेट ऑथोरिटी इसी के पास है। ठीक है। आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी बातें आती हैं, इसको क्लियर सुप्रीम कोर्ट ही करता है। कौन कौन सी बातें हैं अलग अलग टाइम पर बताई गई, और ये सामने मैंने कुछ आधारभूत ढांचे की बातें की कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे प्रेमबल है, प्रेमबल में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि संशोधन हम कर तो सकते हैं, लेकिन प्रेमबल प्रस्तावना के अंदर भी जो आधारभूत ढांचे की बातें, वहां पर हम संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया। यहां पर इक्वलिटी, फ्रीडमनेस, जस्टिस, सॉवरिन, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य है, जुडिशल रिव्यू, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस तरह की तमाम बातें। ठीक है। अगर जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर को हटाना चाहे तो हटा सकता है, लेकिन 13 जजों से ऊपर की बेंच बैठेगी। फिर 13 जजों से ऊपर की बेंच बैठनी चाहिए, क्योंकि छोटी बेंच के डिसीजन को बड़ी बेंच चेंज कर सकती है। ओके, ये क्लियर हुआ। हालांकि देखो, मिनर्वा मिल्स केस के बाद अगर हम देखें तो आप ये मान के चलोगे कि जैसे हम एक कोहेलो केस की बात कर लेते हैं। कोहेलो केस, ये 2007 का केस था और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम नौवीं अनुसूची भी कह देते हैं, नौवीं अनुसूचीवाद, नौवीं अनुसूची केस, इसी नाम से जाना जाता है। एक बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है।
देखिए कोहिलो केस की बात करें, ये एक्चुअली में आया ये था कि जैसे हम बार बार नौवीं अनुसूची की बात करते हैं कि भाई हम नौवीं अनुसूची में कुछ भी डाल दें, तो क्या न्यायिक समीक्षा कोर्ट क्या उसमें इंटरफेयर कर सकता है। इसी बात को लेकर अब मिनर्वा मिल्स केस के बाद, यानी कि केशवानंद केस के बाद अब ये मुद्दा थोड़ा उठने लगा कि चलो ठीक है, हमने केशवानंद केस में समझ लिया कि आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता और हम संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक मुद्दा यह था कि जो 31B में नौवीं अनुसूची की बात की गई और उसमें यह बोला गया कि भूमि सुधार के कानून उसमें डाले जाएंगे, इसके अलावा अन्य कानून भी उसमें डाले जा सकते हैं, और जो कानून नौवीं अनुसूची में होगा वहां कोर्ट इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि उसके पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं होगा। खैर, इसको लेकर मुद्दा बना, तो एंड में कोहिलो केस आया जो अपने आप में इंपोर्टेंट केस है। यहां पर इसको लेकर अब इसमें डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो अगर मान लो कि नौवीं अनुसूची में कोई कानून है, नौवीं अनुसूची में यानी कि 9th शेड्यूल में हमने कोई लॉ डाला, कोई कानून हमने लगभग 284 के आसपास आप मान सकते हैं कि वहां कानून है, लेकिन वो जो कानून जो नौवीं अनुसूची में डाला है, पहली बात तो वो केशवानंद केस के बाद का हो। केशवानंद जो केस है 1973 में जो आया के बाद वो कानून नौवीं अनुसूची में डाला हो। और दूसरा पॉइंट ये कि जो आधारभूत ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। अगर इन दोनों चीजों को वो अपनाता है तो नौवीं अनुसूची को कोर्ट में ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में नौवीं अनुसूची भी आएगा। तो इसका मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे में नौवीं अनुसूची भी आएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आएगा, ये बात आई कि जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा उठा कि भाई आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2019-2020 में लगभग अपने 5-6 जजमेंट दिए हैं जो अलग अलग जजमेंट हैं। आरक्षण को लेकर रामविलास पासवान ने, जो कि पासिस अवे हो गए, गुजर गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाल दो। और नौवीं अनुसूची में अगर हमने मान लो आरक्षण को डाल दिया तो फिर कोर्ट तो इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि नौवीं अनुसूची अपने आप में कोई आधारभूत ढांचा तो है नहीं। क्योंकि कोहिलोवाद यहां पर यह कहता है कि केशवानंद केस के बाद अगर कोई कानून नौवीं अनुसूची में डाला गया है, या दूसरा वो आधारभूत ढांचे को यदि वो उल्लंघन करता है, यानी कि 1973 के बाद का कानून हो और आधारभूत ढांचे का अगर वो उल्लंघन करता हो, तो तब न्यायिक समीक्षा के वो दायरे में आएगा। तो आरक्षण अगर हम नौवीं अनुसूची में डाल देते हैं तो आरक्षण अपने आप में कोई आधारभूत ढांचा तो है नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि फिर कोर्ट आरक्षण के मामले में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो यहां पर एक बात तो यह आती है कि न्यायपालिका को ऐसे कई मामले हैं जहां न्यायपालिका को सीमित कर दिया गया है। खैर, कोहिलो केस समझ में आ गया आपको कि कोहिलो केस में क्या बोला गया है कि न्यायिक यानी कि नौवीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा यदि इस कंडीशन को वो फॉलो करता है तो वो कानून, और नहीं करता है तो वहां कोर्ट इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं रखेगा। राइट, समझ में आ गया इस बात को। अब कुल मिलाकर मैंने शुरुआती दौर में जब मैंने ये चीजें बताई तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई देखो, आर्टिकल 13 को लेकर और आर्टिकल 368 को लेकर अगर हम देखें तो टोटल अगर देखा जाए तो कॉन्क्लूजन क्या मिला, फिर कॉन्क्लूजन क्या आया। तो आर्टिकल 13 को लेकर कॉन्क्लूजन एक ही चीज का मिला हमें, और वो कॉन्क्लूजन क्या था कि आर्टिकल 13 इस बात को कहता है, अगर हम कॉन्क्लूजन की बात करें, कॉन्क्लूजन की बात करें, हम निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष टोटल मिलाकर क्या मिला। अरे आज लिख जा भाई, निष्कर्ष क्या मिलता है। निष्कर्ष हमें क्या मिला कि निष्कर्ष हमें एक तो ये मिला कि भैया देखो ऐसा है, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है,
परिवर्तन किया जा सकता है। ये कभी कभी इस तरह की चीजें होती है ना, निष्कर्ष क्या निकला, चलो मैं निष्कर्ष बता देता हूं कि एक तरफ तो हमने संसद लिखा और एक तरफ हमने न्यायपालिका लिखा। तो भाई पार्लियामेंट के पास संशोधन की पावर है, अमेंडमेंट की पावर है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट की पावर क्या है, वो सीमित है। दूसरी तरफ न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की पावर है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशल रिव्यू की पावर है, जुडिशल जेआर की पावर है, लेकिन ये भी क्या है, सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 13 एक कंक्लूजन ये देता है, जब हमने पूरे आर्टिकल 13 को पढ़ा तो एंड में कंक्लूजन ये निकल कर आया कि संसद के पास आज की डेट में अमेंडमेंट करने की पावर है कि हमारे संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन के थ्रू, और खासकर जब मौलिक अधिकारों में तो संशोधन अमेंडमेंट 368 के अनुसार ही होगा। लेकिन वो अपने आप में सीमित क्यों है? क्योंकि केशवानंद केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया गया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया गया कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा उसमें संसद संशोधन करके परिवर्तन नहीं कर सकती, तो सीमित हुआ। उधर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो वो भी सीमित है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी कई बातें हैं, जैसे हम कहते हैं कि आर्टिकल 31 का ए पॉइंट है, 31 का बी पॉइंट है, 31 का सी पॉइंट है। ये कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। जैसे आर्टिकल 31 का बी पॉइंट है, ये क्या कहते हैं? ये कहता है कि भाई 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी कानून है तो वो कोर्ट में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। हालांकि कोहिलोवाद भी इस बात को कहता है कि कोर्ट इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं रखेगा, लेकिन उन मामलों पर अधिकार रखता है कि अगर वो केशवानंद केस के बाद का कोई कानून है जो उसमें डाला गया और वो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। तो कहने का मतलब इस तरह की और भी पॉइंट है। तो हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि संसद संशोधन करके हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद का जो संशोधन का अधिकार होगा वो सीमित होगा, क्योंकि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत उसको रोकता है। दूसरा, न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, लेकिन वो भी अपने आप में सीमित क्या है, वो भी अपने आप में सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे कई पॉइंट हैं कि जो न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सीमित कर देते हैं, जैसे कि 9वीं अनुसूची का मामला। ठीक है, अब ये बताओ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, अगर आपका क्वेश्चन है। और देखिए, कल की हमारी मंडे को भी क्लास होगी, और मंडे को क्लास के आगे हम आर्टिकल 14 को लेकर पढ़ेंगे, और आर्टिकल 14 वाकई इंपोर्टेंट है। और आर्टिकल 14 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 और 16 में पूरा का पूरा गरमाया मुद्दा आरक्षण का मुद्दा होगा। और आरक्षण आप जब पढ़ोगे तो आपके पूरे दिमाग की मांसपेशियों को खोल दिया जाएगा। कौन से केस आए, आरक्षण का मतलब क्या है, वो तमाम तरह के पॉइंट, क्योंकि अगली क्लास में हम आर्टिकल 14, 15 और 16 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आरक्षण का मुद्दा उठेगा। खैर, आप ये बताइए, आज की क्लास में जो मैंने ये केस बताए आपको कि भाई शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में ये बोला गया कि संविधान संशोधन एक स्पेसिफिक लॉ माना गया, कि ये सामान्य विधि नहीं है, एक विशेष विधि है, और इस तरीके से फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ केस में इसको सामान्य विधि माना गया संशोधन को, और यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद केस में यह बोल दिया गया कि भाई गोलकनाथ केस को पलटा गया कि संसद हमारे फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन यहां पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया गया। मिनर्वा मिल्स केस में न्यायिक समीक्षा दे दी गई कि भाई ये आधारभूत ढांचे में आता है। और इसके बाद कोहिलो केस में ये बोल दिया गया कि 9वीं अनुसूची में भी संशोधन, यानी कि 9वीं अनुसूची भी जुडिशल रिव्यू के दायरे में आती है, लेकिन कब आएगी, कुछ कंडीशंस के साथ। खैर, कुल मिलाकर आप ये बताइए कि आज की क्लास कैसी रही, और अगर आज का कोई क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन?
वीर सिंह कह रहे हैं सर बहुत अच्छी क्लास रही आज की सर। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें ले सकते हैं। 999 रुपये फीस है और लगभग 100 से 120 घंटे इसमें क्लास चलेगी। और दूसरी बात, लगभग 2 से सवा 2 महीने में हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे और डेली जो है 1.25 से 2 घंटे क्लास इसकी रहेगी। ठीक है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का मतलब वीर सिंह ये है कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट हैं उनको वेव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा मानना यह है कि हमारे देश में अगर कोई मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता, जबकि अमेरिका में कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़ा जा सकता है, वहां के निवासी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं छोड़ सकते। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कहते हैं। मैंने वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी को लेकर केस भी बताया। मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर को भी लेकर केस बताया, जो बासिस्वर केस था वर्सेस जो इनकम टैक्स कमिश्नर केस है। यानी कि जहां केस की इंपोर्टेंस है वहां केस भी बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पॉलिटी को हमेशा केस के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि आजकल केस भी काफी इंपोर्टेंट हो गए हैं। तो आज मैंने लगभग, आप ये मान के चलोगे, मैंने 10-11 केसों के विषय में आपको पढ़ाया और जिस केस पे जितनी इंपोर्टेंस की आवश्यकता थी उतनी इंपोर्टेंस मैंने उस केस को दी। ठीक है, खासकर केशवानंद केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, मिनर्वा मिल्स केस और कोहिलो केस, ये केस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं जो कि हमारे संविधान के इतिहास को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के 3 में डाल दें तो क्या होगा? अरे भाई, अब डालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो केशवानंद केस का डिसीजन आ गया ना भाई। केशवानंद केस में तो सीधा बोल दिया गया ना कि भाई सामान्य विधि है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। केशवानंद केस में सीधा स्पष्ट बोल दिया गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है और संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं होगा। तो तभी तो अपने आप में मील का पत्थर माना जाता है केशवानंद केस, क्योंकि अब सारी बातें खत्म हो गई। समझे कि नहीं समझे? मेंस का बैच जो है जल्दी से आएगा, लेकिन आप पहले तो ये बताइए कि ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? कंसेप्ट यहां पर आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो यूट्यूब चैनल पर बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं। प्रदीप कुमार जी, यूपी आरओ एआरओ के लिए भी होगा ये क्लास? बिल्कुल होगा। ये क्लास आईएएस के लिए है, पीसीएस के लिए है, आरओ एआरओ के लिए है, ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी है, ये साथ में सीडीएस एसीएफ के लिए भी है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने ये जो क्लास है, मेरी ये जो बैच है पॉलिटी 13 जो बैच बाय डीके चौधरी, ये बेसिक टू एडवांस लेवल है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच के साथ है। जो बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा हो तो वो भी इस क्लास को कर सकता है, और जो बच्चा कहीं भी पॉलिटी पढ़ चुका है तो उससे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे बैच को जरूर लेकर देखें, क्योंकि आपको चीजें डिफरेंट मिलेंगी। चाहे आपने कहीं भी पढ़ा है, आपने कहीं भी पढ़ा है, लेकिन आपको लगेगा कि वाकई मुझे पॉलिटी समझ में आई है। अमर आनंद कह रहे हैं सर मिनर्वा मिल्स केस। देखो, मिनर्वा मिल्स केस में यह हुआ था कि जो 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जो 368 में चौथा और 5वां पॉइंट जोड़ा था, उसको मिनर्वा मिल्स केस में असंवैधानिक मान लिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, और साथ में न्यायिक समीक्षा को, जो जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। साथ में इसमें यह भी कहा गया था, कई बार क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट को जहां वरीयता दी जाती थी वहां फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के सामंजस्य की बात की गई और बोला गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम फंडामेंटल राइट के आधार पर डीपीएसपी का शोषण और डीपीएसपी के आधार पर फंडामेंटल राइट का शोषण नहीं कर सकते। ठीक है सर, एनवायरमेंट इकोनॉमिकी के बैच भी यूपी पीसीएस एआरओ के लिए हैं सर। थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन क्लासेस देते हो आप रोज? देखिए, फिलहाल अभी 1-2 क्लास मैं दूंगा, उसके बाद क्लास नहीं रहेंगी। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना चाहते हो, और फीस कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए, अगर आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी जब 4 या 5 क्लास आप लेकर को देखोगे ना, तो आपको खुद अपने आप लगेगा कि भाई 999 रुपये तो मेरे यहीं पर जो है खर्च हो गए, यानी कि इसी में ही वसूली हो गई, इन क्लासों में ही।
क्योंकि ये जो कंसेप्ट वाइज जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे नहीं आती कि भाई कोई मैं क्लास में कोई फैक्चुअल चीज़ें नहीं बताता कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बताता हूँ। एक जो चीज़ें जितनी फैक्ट की ज़रूरत है उतनी फैक्ट भी देता हूँ, जितनी कहानी की ज़रूरत है उतनी कहानी भी देता हूँ, जितना एक न्यायालय के डिसीजन की आवश्यकता वो डिसीजन भी दिए जाते हैं। तो एक तरीके से फुल कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच के साथ ये बैच है। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले लें, क्योंकि ज़्यादा अब हम क्लासें फ्री में नहीं रखेंगे। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो लेना चाहते हैं, आप उनके पास इस बात को शेयर कर सकते हो, कह सकते हो। बैच की अभी शुरुआत है, 2 ही दिन क्लास के हुए हैं। ठीक है, और फिर बैच अपनी जब रनिंग पकड़ेगा तो बैच को ये है कि भाई आप शुरू से करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, चीज़ों के कंसेप्ट आपको क्लियर आएंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए खैर आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। सोमवार को मिलते हैं इसी टाइम 2:15 से 4 बजे तक क्लास आपकी रहेगी। मंडे को भी जो है ये क्लास जो है यूट्यूब पर चलेगी और साथ में जो कैरियर विल ऐप पर भी क्लासेस चलेगी। ओके, जय हिंद बच्चों।